हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी के इस कैप्सूल वीडियो में एक प्रिंसिपल को। उस प्रिंसिपल को कहते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति होती क्या है? भूसन्नति का मतलब होता है धसी हुई जमीन। भूसन्नति धसी हुई जमीन, और उस धसी हुई जमीन से किस तरह से पहाड़ों का निर्माण होता है। जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, जो हमारा हिमालय पर्वत है, उसके निर्माण के बारे में, एटलस है, काकेशस है, ये अलग अलग पर्वत हैं पूरी दुनिया के। इनके बारे में हम दूसरे कैप्सूल वीडियोस में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे इनकी स्थिति है। लेकिन ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, ये बताता है कि ये जो बीच का एरिया होता है जिसमें ज़मीन कहीं पर धसी होती है, वहाँ से किस तरीके से जो बड़े बड़े पर्वत हैं वो कैसे उठे हैं। खास करके हम हिमालय के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, ठीक है, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए कि कैसे बड़े बड़े पर्वत उठ करके खड़े हुए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा अर्थ है, पहले एक पूरा का पूरा एक ही टुकड़ा था, उसके बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक है, और बाद में वो टुकड़ा, जो बड़ा सा टुकड़ा था, उसको कहते थे पैंजिया। वो पैंजिया किस तरह से टूटा, और टूटने के बाद क्या हुआ, अलग अलग हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स बने, अलग अलग महाद्वीप बने। तो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने उसमें अब इसको देखिए, ये जो अफ्रीका था, ये छोटा सा बनाया लेकिन इतना छोटा है नहीं। तो जो अफ्रीका था, यहाँ से इंडिया का जो हिस्सा है ना, जिसको हम डेक्कन का प्लेटो कहते हैं, इंडिया में जो हमारा डेक्कन का एरिया है, वो मध्य प्रदेश के जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे से शुरू हो जाता है। डेक्कन प्लेटो वहाँ से शुरू हो जाता है। वो पूरा लावा का पठार की तरह से है, एक तरीके से लावा का पठार है। ऊपर जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया है, उसमें मिट्टी फैली हुई है जो कि गंगा, यमुना और नदियों से लेकर के आई गई है। लेकिन नीचे जो एरिया है हमारा मध्य प्रदेश के नीचे, जो बिल्कुल नीचे तक जाता है, साउथ इंडिया में पूरा कवर करता है, वो डेक्कन प्लेटो है। ठीक है, तो वो प्लेटो और हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसमें फ़र्क है। हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो पर्वत से, यानी हिमालय पर्वत से लाई हुई जो मिट्टी है, जो नदियां बहा करके लाती हैं, उससे लाई हुई मिट्टी से वो मैदान बना है। लेकिन नीचे जो है वो प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो। तो वही जो प्लेटो है ना, वही बह रहा था टूट करके अफ्रीका से। जो प्लेटो वाला हिस्सा है नीचे, जैसे ये पूरा इंडिया अगर ऐसे है, तो इतना इंडिया का ये वाला हिस्सा, जो आप ये गुजरात का हिस्सा देखते हैं, इतना आप अलग कर लीजिए। इतना हिस्सा जब आप अलग करेंगे तो यही वो हिस्सा है जो कि इससे अफ्रीका से टूटा, और टूट करके किधर बहने लगा, ऊपर की ओर बहने लगा, इस डायरेक्शन में। आप ये देख रहे हैं डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ भागने लगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये भागने लगा। तो ऊपर का जो हिस्सा था वो टूट चुका था, ठीक है, ऊपर का जो हिस्सा था वो टूट चुका था। नीचे वाला हिस्सा जो है वो गोंडवाना लैंड था। इसको टूटे हुए हिस्से को, ऊपर वाले, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहते थे, और ऊपर वाले को हम कहते थे अंगारा लैंड। ये अंगारा लैंड था और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो ये जो हिस्से थे ये एक दूसरे से अलग थे, लेकिन अब ये नीचे वाला जो हिस्सा था ये टूटने की वजह से अलग हुए थे। लेकिन ये जो हिस्सा था ना, अफ्रीका से टूटा जब, तो ये टूटने के बाद क्या हुआ, इधर की ओर बहने लगा, अंगारा लैंड की ओर बहने लगा। अब अंगारा लैंड के बीच में और ये गोंडवाना लैंड के बीच में ये जो जगह थी ना, जहाँ से टूटा था, यही कौन सी जगह थी? यही टेथिस सी था। टेथिस सी जो था वो यही था, टेथिस सागर यही था। तो ये जो टेथिस सी था, इसमें पिछले वीडियो में हमने देखा कि जितनी भी नदियां यहाँ पे गोंडवाना लैंड में और अंगारा लैंड में बहती थीं, वो सब अपना मलबा ले जाके कहाँ इकट्ठा करती थी? इसी टेथिस सी में इकट्ठा करती थी। अब यही जो टेथिस सी में जहाँ मलबा इकट्ठा करती थी, ये कौन सी जगह हुई? जब यहाँ मलबा इकट्ठा होता रहेगा, ढेर सारा मलबा जब इकट्ठा हो जाएगा नदियों से लाया हुआ, तो यहाँ जो पानी है वो सूख गया, वो पानी ख़त्म हो गया। तो यही जो ज़मीन है जो कि मलबा ला करके बनाई गई है, ये थोड़ी मुलायम मिट्टी वाली ज़मीन हुई। तो यही जो मुलायम मिट्टी वाली ज़मीन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ओरोजेन कहते हैं। इसको ओरोजेन कहते हैं। कोबर ने इसको नाम दिया ओरोजेन, ठीक है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो कि टाइट है, जो उधर की ओर बह रहा है, जो कि मुलायम नहीं है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो कि मुलायम मिट्टी से नहीं बना है बल्कि चट्टान है, रॉक है एक, ठीक है, इसको कहते हैं क्रेटोजेन। क्रेटोजेन मुलायम नहीं होता, ये टाइट हिस्सा है, बिल्कुल दृढ़ हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है, जो टूट नहीं सकता, आसानी से नहीं टूट सकता। लेकिन ये बीच वाला हिस्सा क्या है? मिट्टी है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी प्रोसेस हम देखते हैं, सेडिमेंटेशन क्या होती है। नदियों से जो सेडिमेंट्स ले जा करके वहाँ पर रखे जा रहे हैं आपके टेथिस सी में, उसी को सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। सेडिमेंट्स आप जानते ही हैं, जो नदियाँ बहा करके ले जा रही हैं वही सेडिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं कि किस तरीके से पर्वत बना, कैसे समझाया गया है इस बात को।
बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं, केवल काम की चीज़ रहने देते हैं। बीच वाला हिस्सा जो है, जो जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, ओरोजन। ये क्या है, ओरोजन है। इस हिस्से में क्या होता है कि सारी की सारी नदियाँ अपना मलबा लाके इकट्ठा कर रही हैं, गिट्टी पत्थर बालू ये सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं। जब ये इकट्ठा कर रही हैं तो आप ऐसे समझिए, ये रही ज़मीन, ये है वो हिस्सा जो इधर की ओर बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा है जो ऐसे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये वो हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है जिसके बीच में क्या है, टेथिस सी था और यहाँ पे मलबा भर दिया गया, ठीक है, मलबा भरा जा रहा है। तो ये जो मलबा है, ये जो नीचे भर रहा है, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा टेढ़ी लाइनों से दिखाते हैं। ये जो है मलबा जो भरा जा रहा है, धीरे धीरे ये मलबा भरते भरते पूरा का पूरा ये नीचे जो है, ये ज़मीन जो है ये धंसती चली गई। यहाँ पे मलबा भरता चला गया और ये भारी होती चली गई और ये क्या हुई, धंसती चली गई। ये काफ़ी दिनों तक ये प्रोसेस चला, ठीक है। और तब तक ये सेडिमेंट यहाँ पर क्या हुए, लेवल में आ गए, यहाँ पे लेवल में आ गए। जब ये लेवल में आए तो काफ़ी दिनों का प्रोसेस था ये। तो ये जो मलबा था ना, ये क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा टाइट हो गया, ठीक है। ये जो मलबा है बीच में, ये टाइट हो गया, ये वाला ये टाइट हो गया, इतना हिस्सा टाइट हो गया। इसको ध्यान से देखिएगा, इतना हिस्सा टाइट हो गया। अब हुआ क्या कि इतना हिस्सा जब टाइट हो गया, अब जब जगह नहीं बची कि इसमें और सेडिमेंट्स आ सकें, ठीक है, और साथ में क्या हुआ, नदियाँ अभी भी मलबा ला रही हैं, तो वो मलबा कहाँ ला रही हैं, अब वो यहाँ पे बिल्कुल जो किनारे वाले हिस्से हैं ना, यहाँ पे इकट्ठा कर रही हैं और साथ में ये इधर की ओर धक्का भी दे रहा है। तो ये जो धक्का दे रहा है और यहाँ जो मलबा इकट्ठा हो रहा है, बीच वाला मलबा तो टाइट हो गया, बिल्कुल सॉलिड हो गया, इतना सॉलिड हो गया कि अब वो नहीं उठ सकता। लेकिन यहाँ पर जो मलबा इकट्ठा हो रहा है किनारे किनारे पर, ये अभी भी मुलायम है और साथ में हम सरक भी रहे हैं इधर की ओर। तो जब हम इधर की ओर सरक रहे हैं तो हम इधर की ओर धक्का मार रहे हैं। तो बीच वाला हिस्सा जब आपका इतना टाइट हो, आप ऐसे रखो कि एक बीच में एक ऐसा टाइट सा आप अपनी प्लेट में कुछ सामान रखो जो बिल्कुल सॉलिड सी चीज़ हो, एक लकड़ी का गुटका ही रख दो और यहाँ पर आप क्या करो, मक्खन भर दो दोनों साइड में, ठीक है। और इस साइड से आप जो है इसको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करो, मक्खन को किसी एक प्लेट से दबाने की कोशिश करो। एक प्लेट लगाई और उसको दबाने की कोशिश की। तो जब आप इसको दबाओगे तो इसको दबाने के साथ यहाँ वाला जो मक्खन है ये ऊपर उठेगा और इस साइड वाला जो मक्खन है ये ऊपर उठेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी इधर वाला और इधर वाला जो मामला है वो मुलायम है, बीच वाला तो टाइट हो चुका है, टाइम के साथ ये मलबा इकट्ठा होकर बिल्कुल एकदम सॉलिड जम चुका है। बट किनारे वाला जहाँ पे अभी भी मुलायम मिट्टी है, वो मुलायम होने की वजह से क्या है, वो पिचुल्ले की तरह बिल्कुल एकदम उसका कचूमड़ निकल करके ऊपर उठने लगा। तो ये जो कचूमड़ बन के ऊपर उठने लगा ना, ये ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ गया। तो बेसिकली इस साइड पे एक उठ गया और इस साइड पे एक उठ गया, क्या, पहाड़। तो ये पहाड़ यहाँ पर जो उठ गया, ये हमारा जो अंगारा आपका जो गोंडवाना लैंड था, ये जो उठाता है, ये जो उठने के बाद पहाड़ बना है, इसी को हम हिमालय कहते हैं। और जो इस साइड बना, ये क्या है, ये आपका है कुनलुन। ये कुनलुन है, ये कुनलुन पर्वत है और ये हमारा हिमालय पर्वत है। ये बनने की प्रक्रिया यही है, ये जो प्रिंसिपल समझाया है कोबर ने, वो इस बेसिस पे समझाया है। और ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है ना किनारों पे, उसी को क्या कहा है कुनलुन ने, रेंडकेटन कहा है। रेंडकेटन इसको कहा गया है, जो किनारे से मलबा ऊपर उठ रहा है उसको रेंडकेटन कहा गया है। इस मलबे के ऊपर उठने से जो पर्वत बन गया इस साइड में, वो हिमालय था और दूसरे साइड में जो पर्वत बन गया वो क्या है, कुनलुन है। वही क्या है, वही कुनलुन चाइना में है और हमारा हिमालय इंडिया में है, ठीक है। इंडिया, चाइना, नेपाल सब में फैला हुआ है। तो ये हमारी तरफ है। बीच का जो एरिया आप देख रहे हो ना, बिल्कुल एकदम शांति से पड़ा हुआ है, यही पता है क्या है, यही आपका तिब्बत का प्लेटो है, तिब्बतन प्लेटो यही है, तिब्बत का पठार, ठीक है। ये तिब्बत का पठार है, बीच में तिब्बत का जो प्लेटो है। तो इस तरीके से केवल यही एक पर्वत नहीं, हिमालय पर्वत और ये कुनलुन ही नहीं, इसके अलावा काकेशस और एटलस, इन दोनों के भी बनने के ऊपर यही कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ही लागू होता है, राइट। तो ये भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन की कि किस तरीके से ये बना हुआ है। बीच वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं स्वैशियन वर्ग, ठीक है, मीडियन मास, जिसका मतलब होता है मीडियन मास। तो ये जो मीडियन मास है, क्योंकि ज़्यादा सॉलिड हो चुका है तो ये उठ नहीं पाया, तो इसी मीडियन मास को हम क्या कहते हैं, प्लेटो बन जाता है यहाँ पे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वैशियन वर्ग। बीच का जो एरिया है उसको स्वैशियन वर्ग कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हिमालय और कुनलुन आपस में ऊपर उठे हैं। बहुत ही सिंपल सा, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करके अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं, उसी प्रोसेस के जरिए जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, बड़े ही सिंपल वे में उसको हमारे सामने रखते हैं।
उसको आसान बनाने के लिए वो कुछ सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं, इक्वेशन बना देते हैं, कई बार कुछ बना देते हैं, तो हमें टफ लगता है। होता कुछ नहीं है, जो बातें हम नॉर्मल भाषा में बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने और आसान करने के लिए कुछ सिंबल्स का रूप दे दिया होता है, इक्वेशंस का नाम दे दिया होता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं चीज़ें। एक फॉर्मूला आप जो पढ़ते हो पाई आर स्क्वायर, ये जो एरिया ऑफ सर्किल होता है, ये जो पाई आर स्क्वायर है ऐसे ही नहीं निकाला है। आर जो है, उन्होंने एक जब भी कोई सर्किल बनाया तो उन्होंने जो लेंथ थी, जो रेडियस थी, उसने का धागा लिया और पूरे के पूरे सर्किल में उस धागे को, एक उसी तरह के धागे को बिछाया और ये देखा कि उस धागे की लेंथ में और इस आर में क्या रिलेशन है। तो उन्होंने ये पाया कि उस धागे की लेंथ में और उस आर में जो रिलेशन है वो पाई आर स्क्वायर है। पूरा का पूरा धागा, एक जो ये सर्किल है, इस सर्किल में बीच में से धागा भरते चले गए, ऐसे भरा कि पूरा का पूरा धागा ना, सारा धागा मिल करके जरा सी भी जगह ना छोड़े और पूरे के पूरे सर्किल को भर दे। तो वो जो पूरे सर्किल को भरने के लिए जिस धागे का इस्तेमाल किया गया, उस धागे की लेंथ निकाली गई। तो उस धागे की लेंथ और जो हमारा रेडियस है उसमें जो रिलेशन आया वो पाई आर स्क्वायर का था। ये 2-3 बार करके देखा गया और जब 3-4 बार, हर बार जब यही रिलेशन निकल के आया, तो जो मैथमेटिशियन था, जो यूक्लिड था, जिसने ज्योमेट्री की खोज की, ज्योमेट्री के बारे में बताया, उसने कहा कि बस यही फार्मूला है और वही फार्मूला आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। दिखने में लगता है पाई आर स्क्वायर तो छोटा फार्मूला है और दूसरे फार्मूले हैं वो डराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सिंपल तरीके से किस तरीके से इनका जन्म हुआ, कैसे ये निकले, जब आप इसकी खोज करते हैं तो अपने आप कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अपने आप को प्रकृति में जब आप विलीन कर देते हैं तो ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी किस तरीके से ये पर्वत बने हैं और कोबर महोदय ने कैसे समझाया है इन पर्वतों के बनने की प्रक्रिया को। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो महासागर हैं उसमें किस तरीके से वाटर करेंट्स चलती हैं, पानी कैसे फ्लो करता है और क्यों हमारे कुछ जगहों पे रेगिस्तान बन गए हैं कुछ कॉन्टिनेंट्स में, और कुछ कॉन्टिनेंट्स में उसी कॉन्टिनेंट पर दूसरे साइड पे क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एक साइड पे बिल्कुल रेगिस्तान है। ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।